गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग खंड अ से हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 10 संविधान का दर्शन। ठीक है, तो देखेंगे कि हम अभी तक हमने इस संविधान को कैसे बना का अध्ययन किया है ना। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की? उन्होंने खुद को और अपने और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? हमने जो संविधान अपनाया है वह कैसा है? इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं? हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है? इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि पहला इसमें दिया है कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है ना। दूसरा है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है। तीसरा, इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं और इस संविधान की सीमाएं क्या हैं, है ना। तो देखते हैं संविधान के दर्शन का क्या आशय है। तो किसी भी देश का संविधान, है ना, किसी भी देश का संविधान लिखित नियमों का समूह होता है जो उस देश के नागरिकों को स्वीकार्य होता है ना। प्रत्येक देश का शासन कुछ निश्चित और स्पष्ट नियमों और कानूनों के अधीन चलाया जाता है। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है ना। संविधान क्या है? सिर्फ कानूनों से बनता है। अतः संविधान के प्रति केवल कानूनी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन के दृष्टिकोण। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि या राजनीतिक दर्शन काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन से हमारा आशय निम्नलिखित 3 बातों से स्पष्ट होता है ना। तो इसमें पहला दिया कि पहली बात, संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे कि अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक व लोकतंत्र आदि को साफ तौर पर समझा जाना चाहिए, है ना। दूसरी बात इसमें दी है कि दूसरी बात, हमारे सामने संविधान की बुनियादी अवधारणाओं पर आधारित समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर होनी चाहिए। जिन आदर्शों के नींव पर संविधान का निर्माण हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ, है ना, बहस के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सके कि ये आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है तथा यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है ना। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस तरह हमारा संविधान व दर्शन एक पंच की भूमिका निभा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 बातें तो बता दिए हैं। अब हमें देखेंगे संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन, तो उसके अंतर्गत भी 3 दिए हैं। ठीक है, बदलाव के साधन में तो पहला इसमें दिया है कि संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। यह हिंसा व क्रांति के खतरों को घटा देता है ना। हिंसा जो होता है वो हिंसा करते हैं, मारपीट, क्रांति, है ना, इन सबको क्या करते हैं, खतरों को कम कर दे, मतलब घटा देते हैं। और लोकतांत्रिक संविधान सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित चुनावों की गारंटी प्रदान करता है। लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है, अतः लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन या बदलाव हो जाता है। संविधान में सत्ता के बदलने के तरीके स्पष्ट उल्लेखित होते हैं। दूसरा, लोकतांत्रिक संविधान सरकार की निरंकुश शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है ना। लोकतांत्रिक संविधान क्या करती है, सरकार की जो निरंकुशता है उस शक्तियों पर अंकुश लगाने का वो कार्य करती है ना। इसमें देश के सर्वोच्च कानून होते हैं। यदि कोई संस्था संविधानों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उसे न्यायालय द्वारा अप्रामाणिक माना जाता है।
संविधान में सभी के अधिकारों तथा उन अधिकारों की सुरक्षा की बात रहती है। लोकतांत्रिक संविधान के उद्देश्य से प्रस्ताव में उसके लंबे समय में पूर्ण होने वाले लक्ष्य दिए होते हैं। संविधान सभा की ओर मुड़ कर क्यों देखें, तो पीछे क्यों मुड़े और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें, है ना। पीछे क्यों मुड़े और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें। तो कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखे कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है, किंतु राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है। क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए, है ना, और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों से सही गलत का फैसला दे सकता है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम पीछे क्यों मुड़े, अतीत को क्यों बांध कर रखें, है ना। हमको आगे चलना है, हमको वर्तमान देखना है ना। तो अमेरिका का उदाहरण ले, वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया। उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल भारत की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक और दर्शन को बार बार याद करना और उससे टटोलना हमारे लिए जरूरी है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा की ओर का मुड़कर हम पीछे ना देखें, जो वर्तमान में हो रहे हैं उसके देखें, है ना। तो यहाँ पे संविधान मूल निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना, उसे टटोलना हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। तो भारतीय संविधान के दर्शन को शब्द की सीमा में बांधना संभव नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है और संविधान भारत के उस दर्शन को समर्थन प्रदान करता है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारे पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही यह व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की अखंडता का आश्वासन भी देता है और निम्नलिखित प्रावधान या प्रस्तावना के प्रमुख तत्व संविधान के दार्शनिक स्वरूप को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया है तत्व, है ना। तो हम भारत के लोग, मतलब प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। वाक्य से 3 बातें स्पष्ट होती है। प्रथम, संविधान द्वारा अंतिम संप्रभुता भारतीय जनता में निहित की गई है ना। द्वितीय, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं और तृतीय, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है तथा भारतीय जनता ने ही इसे देश को समर्पित किया है ना। हम भारत के लोग हैं, है ना। ऐसे प्रस्ताव में कि हम भारत के लोग क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत किए, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो वाक्य से 3 बातें स्पष्ट होती है। प्रथम, संविधान द्वारा, है ना, संप्रभुता भारतीय जनता में निहित की गई। दूसरा है संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि के, और तृतीय, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का क्या है, परिणाम है। इसके अतिरिक्त हम भारत के लोग वाक्यांश का अभिप्राय यह भी है कि भारतीय जनता ने संविधान को बनाया है, इसलिए भारतीय संघ का कोई भी राज्य संविधान को न तो समाप्त कर सकता है और न ही संविधान का द्वारा स्थापित संघ से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है ना। दूसरा, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि आंतरिक या बाह्य, अंदर या बाहर दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता को कोई अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे आंतरिक या बाहरी, है ना, जहाँ पे विदेशी सत्ता का हम वहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं दे सकते, है ना। तो और भारत वैदेशिक क्षेत्रों में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी देश से क्या है, संधि या समझौता करने के लिए बाध्य नहीं, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि कहीं भी आप संधि या समझौता करो, है ना। ये तो उसकी इच्छा पर आधारित होती है।